Hello, my dear students and my friends. Good morning. How are you? I hope you are healthy and fit. Today टॉपिक्स आपका है फ्रांस की क्रांति। ये क्लास 9 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आखिर फ्रांस में क्रांति कब हुई और क्रांति का कारण क्या था। हम लोग सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो है वो आपका 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले से शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये 14 जुलाई आपका देखते हैं आप 1789 14 जुलाई, ठीक है, जुलाई 1789, ये आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो आप आसानी से बोल सकते हैं 14 जुलाई 1789 से। बोलता है कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या हुआ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कहीं भी किसी भी देश में क्रांति तब होता है जब वहां के जनता अपने शासक से, ठीक है, जो वहां के शासक है, राजा है, उससे असंतुष्ट है, यानी उनके फायदे के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है, तो वहां की जनता में जो है से एक क्रांति फैल जाती है सरकार के खिलाफ। उसी को हम लोग बोलते हैं क्रांति। तो अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या हुआ, तो आपको हम सिंपल भाषा में बता दे रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि समाज का वर्गों में बटा होना, वहां का समाज तो था वो वर्गों में बटे हुए थे। ठीक है, विभिन्न वर्ग में बटे हुए थे। दूसरा सामाजिक विभेद, वहां समाज में जो था बहुत विभेद था, बहुत डिफरेंस था, आपसी मतभेद था, अलग अलग तरह से लोगों को देखा जाता था। मध्य वर्ग का उदय, एक वहां पे उदय हुआ एक वर्ग जो मध्य वर्ग का, तो इसका कारण मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति का, या बोल सकते हैं कि जो फ्रांस में क्रांति हुआ उसका सबसे बड़ा कारण रहा मध्य वर्ग का उदय। यही मध्य वर्ग के लोगों ने विशेष तौर पे इस क्रांति को उजागर किए, मतलब इसका लीड भूमिका में जो थे वो मध्य वर्ग के लोग थे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये तो कारण हो गया वर्गों में बटा होना, सामाजिक विभेद होना, मध्य वर्ग का उदय होना, ये सारा जो है फ्रांस की क्रांति के लिए सपोर्ट हुआ। अगर हम आगे वहीं पे बात करते हैं राजनीतिक कारण, इसका कुछ राजनीतिक कारण भी हो गया। कैसे? अयोग्य शासन, विशेष अधिकार। अयोग्य शासन क्या है आपको अगर हम समझा दें, अयोग्य शासन ऐसा शासन पद्धति जिसमें आपके अनुसार वो शासन ना चल के वहां का राजा अपने अनुसार शासन को चला रहा हो, यानी वहां के जनता के लिए कोई कार्य ना करके अपने निजी स्वास्थ्य के लिए अगर कार्य कर रहा हो तो वो अयोग्य शासन कहलाता है। विशेष अधिकार बोलता है किसी एक पक्ष को विशेष अधिकार दे देना और किसी दूसरे पक्ष को कोई अधिकार ना देना, ये भी एक आपसी मतभेद का बहुत बड़ा कारण होता है। आप उदाहरण देख सकते हैं ना। आपको अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में कुछ दिन पहले की अगर एक कहानी आपको सुना दें तो आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन चल रहा था। किसी को किसान आंदोलन जो चल रहा था, जो किसानों के लिए बिल आया था, तो उसमें ये जरूरी नहीं था कि सारे किसान उस बिल से खुश थे या सारे किसान उस बिल से नाखुश थे, लेकिन इतना तो तय था कि जो लोग नाखुश थे वो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। समझ रहे हैं ना। अब उस आंदोलन काफी दिनों तक चला, 1 साल, उसके बाद लगा कि अब ये आंदोलन जो ऐसे काफी प्रभाव होगा, ये खत्म नहीं होने वाला है, तो अंत में वो बिल को रद्द करवा दिया गया। तो विशेष अधिकार यानी कि ये नहीं है कि आपको एक अधिकार दिया गया है प्रोटेक्ट करने का, इसका ये अर्थ नहीं हो सकता है कि आप प्रोटेक्ट कीजिए लेकिन सरकारी संपत्ति को आप क्षति नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए कानून, इंडियन कानून के हिसाब से आपको प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया है,
लेकिन एक दायरे के अंदर रह के आप कर सकते हैं। हालांकि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष और समानता वाला देश है, यहाँ सभी को जो है एक समान आज़ादी है, चाहे वो अमीर गरीब या जेंडर बेसिस हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। इसका कारण रहा राजनीतिक कारण, जिसके वजह से भी वहां पे क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुआ। अगर हम बात करें तत्कालिक कारण, अगर देखिए क्रांति बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन बात करें एकदम तत्कालीन कारण, तो वहां तत्कालीन कारण जो था वो लुई 16वां का नया कर लगाने का प्रस्ताव। लुई 16वां का जो था ना नया कर लगाने का प्रस्ताव लोगों पे एकदम जो है भारी भरकम टैक्स लगा दिया। इसका कारण है कि लुई 16वां क्यों ऐसा टैक्स लगाया, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अगर हम क्योंकि देखिए आर्थिक कारण भी इसका रहा। लुई 16वां अगर टैक्स लगाया तो इसका आर्थिक कारण भी रहा। बोलता है लगभग 12 अरब लीरबे। लीरबे क्या है, फ्रांस के मुद्रा था। क्या था ये, फ्रांस का मुद्रा का कर्ज था। खाली राजकोष, जीविका संकट, कर व्यवस्था जो है, ये सारे वहां पे फ्रांस में छा गया था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, लुई 16वां जब राजगद्दी पे आया था तो उस समय राजकोष खाली था। लुई 16वां जो था ना, अपने शान और शौकत, क्योंकि पहले के राजा लोगों को अपने शान और शौकत बनाए भी तो रखना पड़ता था। अगर बनाए नहीं रखते शान और शौकत तो राजा कैसे कहलाते। और अपने शान और शौकत बनाने के चक्कर में ये लोग कर्ज ले लेते थे दूसरा देश से। आज भी लोग जो है अपने देश को सुपर पावर बनाने के चक्कर में एक दूसरे देश से कर्ज ले लेके बहुत सारे हथियार खरीदते हैं और रखते हैं। ठीक है, ये लुई 16वां भी अपने शान शौकत बनाए रखने के लिए बहुत सारे कर्ज ले लिया था। अब उस कर्ज को चुकाना भी था तो कहां से असूल था, जनता से। जैसे आज हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता दें, इंडिया में अभी के समय जो है प्रेजेंट टाइम में वो काफी ज्यादा जो है से महंगाई चरम सीमा पार कर रहा है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कोई महंगाई नहीं है, ये चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर आप थोड़ा सा गांव में जाइएगा, थोड़ा देहात इलाका में जाइएगा, जहां कुछ मजदूर ऐसे हैं जो दिन के 200 रुपया आज भी कमाते हैं। हाँ, आज 200 रुपया में उसका परिवार नहीं चल पाता है। ठीक है, अब जब परिवार नहीं चल पाएगा तो यहाँ पे सिंपल सा, आप आज के डेट में हर चीज का टैक्स देते हैं, नमक से लेके हर कुछ का टैक्स आपसे लिया जाता है। इसीलिए तो, क्योंकि कंपनी जब टैक्स देती है तो उस पैसा के इंक्लूड करती है, जोड़ती है आपके दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले जो वस्तुएं जो आप खरीदते हैं, साबुन, नमक, तेल, ये सारे में वो एड्स होता है, इंक्लूड होता है। तो यहाँ भी फ्रांस में भी वही चीज हुआ था कि जब कर्ज में आ गया तो टैक्स बढ़ा दिया गया। ठीक है, टैक्स बढ़ा दिया गया, जीविका संकट वहां पे, कर व्यवस्था हो गया और बहुत सारा जो वहां पे उत्पन्न हो गया, क्योंकि भैया कर्ज देना था, कर देना था और हर सामान की वस्तुएं का दाम कीमती हो गया, उससे गरीब मजदूर नहीं खरीद पा रहे थे। हालांकि इस टॉपिक्स को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूं। अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण, तो हम आपको बता दें कि इसको 3 वर्गों में बांटा गया। पहला, अगर समाज की दृष्टि से फ्रांस में देखें तो 3 दृष्टि था। प्रथम स्टेट में कौन लोग आते थे, पादरी लोग आते थे। अगर इसको हम समझते हैं इंडिया व्यवस्था से, इंडियन भारतीय व्यवस्था से, तो आपको बता दें कि भारत में 4 वर्ण में भारत को बांटा हुआ था। क्या था, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण में क्या था, पुजारी पंडित लोग आते थे। यहाँ प्रथम स्टेट में यहाँ पे क्या आ रहा है, जिसमें चर्च के पादरी लोग, यहाँ भी पुजारी लोग आ रहे हैं। दूसरी बात है द्वितीय स्टेट में कौन लोग आ रहे हैं, कुलीन वर्ग। अगर हम वहां की बात करते हैं भारत का, तो यहाँ पे था ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी कुलीन वर्ग, यहाँ भी राजा लोग। ठीक है, तृतीय स्टेट में यहाँ पे वहां पे वैश्य, भारत में बात करते हैं तो वैश्य, तो वैश्य में कौन थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत कर्मचारी, ये सारे लोग थे। ठीक है, तृतीय स्टेट को ही 3 भागों में यहाँ पे बांट दिया गया था।
ठीक है, एक में तो बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, और दूसरा में जो था अदालती कर्मचारी थे, जैसे डॉक्टर, टीचर, ये सारे थे। और थर्ड में जो थे, और थर्ड में मजदूर थे, जैसे जूता बनाने वाला, लोहा बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला, घड़ा बनाने वाला, बाल दाढ़ी बनाने वाला, ये सारे लोग थे, जो कि इंडिया के भी वर्ण व्यवस्था में वेश्य के बाद वेश्य में जो लोग आपका व्यापार संबंधित कार्य करते थे, और एक शूद्र था, जो लोग आपके नीचे वाले काम करते थे, घरों की साफ सफाई, जूते बनाना, बाल काटना, ठीक है, इस टाइप का जितने भी वर्क होते थे वो लोग करते थे। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ऐसे में अगर फ्रांस की क्रांति की बात करें तो यहां भी क्रांति का कारण यही था कि भैया ये तीन लोग, ये किसान लोग टैक्स किसको देते थे? चर्च को भी देते थे, और किसको देते थे? राज्य को देते थे, राजा को भी देते थे। दो दो जगह इन लोगों को टैक्स चुकाना पड़ता था, और वो देना ही था। समझ रहे हैं ना? तो ये टॉपिक्स को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये टॉपिक्स नहीं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, हम लोग इसको जस्ट आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन लोग आ रहे थे? तो प्रथम स्टेट में पुजारी लोग, यानी चर्च के पादरी लोग आ रहे थे, ठीक है। और सेकेंड स्टेट में कौन लोग आ रहे थे? तो कुलीन लोग आ रहे थे, ठीक है, राजा लोग। और थर्ड स्टेट में भी लोग बटे हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोग आते थे, किसान, छोटे मोटे मजदूर, हर तरह के लोग थर्ड में आते थे। तो वहीं पे लगभग बोला जाता है, क्या बोलता है कि लगभग 60%, कितना? 60% जमीन पर कुलीन और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का कब्जा था। यानी कि पूरी जमीन के 100% में 60% जमीन चर्च, कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट के अमीर व्यक्तियों का कब्जा था। बाकी 40% जमीन पे जो है वो मजदूर और छोटे किसानों का कब्जा था, कह सकते हैं। समझिए ना, बोलता है क्या चीज, सो आपको ध्यान से, वहां पे एक टाइड होता था। टाइड का मतलब होता है कि तृतीय स्टेट यानी चर्च को जो है से तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा चर्च को कर दिया जाता था, जिसको हम लोग धार्मिक कर भी बोल सकते हैं। धार्मिक कर को ही हम लोग टाइड बोलते हैं, समझ गए ना? धार्मिक कर जो तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा दिया जाता था, टैक्स, उसी को बोला जाता था क्या? टाइड। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइड क्या है। अगर इसी में बात करते हैं टाइड क्या है, तो ये भी जो है सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा सरकार को दिया जाता था टैक्स। यानी कि राजा को जो टैक्स तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा जो टैक्स दिया जाता था सरकार को, उसी को हम लोग बोलते थे टाइड, ठीक है। टाइड यानी धार्मिक कर और टाइड यानी राज्य कर, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या है। आर्थिक कारण क्यों उसका आया वहां पे और किस लिए आया वो समझते हैं। निर्वाह संकट, ठीक है, निर्वाह संकट क्या है वो जानते हैं। बोलता है फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण में आपका निर्वाह संकट आया। फिर जनसंख्या जो है 1715 में लगभग 2.3 करोड़ था। कितना? 1715 में 2.3 करोड़, जबकि यही 1789 आते आते 2.8 करोड़ हो गया। अब निर्वाह संकट, यानी कि निर्वाह संकट का अर्थ अब यहीं पे बदल जाता है। क्या 1715 में वहां के फ्रांस की जो है वो जनसंख्या कितना थी आपका? तो 2.3 करोड़, और 1789 में वही जनसंख्या बढ़ गई 2.8 करोड़। अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहते हैं कि एक परिवार था जहां 4 लोग रहते थे, समझ गए ना, निर्वाह करते थे, अपने जीवन को गुजारा करते थे। उस परिवार का एक सदस्य
ठीक है, जो बाहर जाता था काम करने के लिए और काम करके जो भी पैसा आमदनी आता था अपने घर को चला रहा था, निर्वाह कर रहा था। लेकिन अब क्या होता है, कुछ दिन बाद उसके घर में दोनों एक बेटों का शादी हो जाता है। एक माँ था और एक पिता, उनके दो बेटे थे। ठीक है, दोनों बेटे के शादी होते हैं तो वहां पे जो है अब खर्च बढ़ जाता है, रहने का स्थान भी चाहिए। वही 2 से अब उनके बाल बच्चे होते हैं। अब 6 से 10 परिवार हो जाते हैं। 10 परिवार के लिए अब उसी आमदनी में निर्वाह करना बहुत मुश्किल था, यानी कि निर्वाह संकट आ गया। इसलिए अब दोनों भाई काम करते थे और घर को निर्वाह करते थे, लेकिन बाल बच्चे हो गए तो दोनों भाई के बीच में आपसी संबंध बिगड़ने लगता है। अब दोनों भाई अलग हो जाते हैं, यानी डिवाइडेड हो जाते हैं और वो अपनी अपनी फैमिली को चलाने लगते हैं। यानी कि आप सोचे 4 व्यक्ति से 10 व्यक्ति और उसी 10 से फिर 10, यानी जनसंख्या बढ़ रहा है और निर्वाह संकट बार बार आ रहा है। ऐसे स्थिति में वो अपने आप को निर्वाह कैसे करेंगे? जीविका संकट, वही जीविका संकट का अर्थ ये हुआ, आपको जीवित रहने के लिए जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनका उपयोग आपको चाहिए, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, ये 3 महत्वपूर्ण है जीवित रहने के लिए, आपको जीविका चलाने के लिए। अगर इन तीनों पे संकट आ गया तो उसी को बोलते हैं जीविका संकट। यानी कि जीने के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता है, अब वे वस्तुएं मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जीविका संकट आ गया। अब यही बात होता है कि ये जीविका संकट कैसे आया, तो आपको हम बता दिए कि इसका बहुत से कारण हुए। जनसंख्या वृद्धि हुआ, और जनसंख्या वृद्धि हुआ वहां तक तो ठीक है। अब यहाँ पे जो चावल, अगर हम सिंपल भाषा में 2 चावल 20 रुपये केजी बिक रहा था, अब वही चावल जो है से 40 रुपये केजी बिकने लगा, क्योंकि खरीदार बढ़ गए। आपको एक उदाहरण देते हैं कोरोना काल का। कोरोना काल का अगर उदाहरण मैं आपको दे दूं तो कोरोना काल में अक्सर सब्जी किस तरह बिक रहा था, सो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे सब्जी लेने वाले की संख्या 20 थी, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जी लेने वाले की संख्या 20 थी, तो इसमें से कुछ लोग अब सब्जी खाना बंद कर दिए क्योंकि उनकी इनकम बंद हो गया और सब्जी की रेट बढ़ गई। तो अब अगर यहाँ सब्जी लेने वाले की संख्या 20 केजी है और यहाँ पे पहले 20 केजी सब्जी 50 लोग लेते थे। कितने लोग? 50%, ठीक है। अब क्या है, उसी को 25% लेते हैं, 25%, तो इसका रेट क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन अगर इसी सब्जी को मांग बढ़ जाता है, 100% लेना चाहते हैं, तो इसी सब्जी का कीमत क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ भी 2.3 करोड़ जनसंख्या थी, अब 2.8 करोड़ है, और वहां की जो है आमदनी मतलब फसलें नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे अकाल पड़ गया, दूसरी ओले पड़े जिससे फसल बर्बाद हो गए। और वहां पे आपको बता दें कि फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़े, और कह सकते हैं कि अनाज की मांग बढ़ गई और अनाज पैदा ही नहीं हुआ। तो ऐसे स्थिति में अनाज की मांग बढ़ गई, अनाज पैदा ही नहीं हुआ, तो ऐसे स्थिति में जीविका संकट छाएगा ही। तो वहां पे जीविका संकट छा गया। क्यों छा गया 1789 में? क्योंकि वहां पे अनाज की कमी हो गई थी, समझ गए ना। और ओले पड़े और कह सकते हैं कि सुखाड़ हो गया, फसल नहीं हुए, जनसंख्या बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति वहां पे पैदा हो गई। आगे हम बात करते हैं। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण क्या हुआ? आखिर राजनीतिक कारण क्यों भड़क उठे, क्यों लोग? तो इसका सबसे बड़ा जाता है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में कौन आते थे? मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था आपको, शिक्षक, वकील, लेखक, समाज विचारक। इनको जो है इस बात से बड़ा ये दुखी थे कि लोगों को जन्म के अनुसार अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जन्म के अनुसार वहां के लोगों के अधिकार था कि ये राजा का बेटा है, इसलिए ये राज करेगा,
ठीक है, और ये पादरी का बेटा है, इसलिए ये चर्च में पूजा कराएगा। ये जन्म से उनको अधिकार प्राप्त हैं। इस पे जो है मध्य वर्ग के लोगों ने अपना विरोध उत्पन्न किया, बोला कि हमें ये अधिकार से हमें नहीं चाहिए, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान अधिकार चाहिए। और ये क्रांति बढ़ते चला गया। इस क्रांति में सब पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग थे, जिससे ये क्रांति बहुत जल्दी डेवलप कर गया, यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी ये आगे बढ़ते चला गया। ये क्रांति आगे बढ़ा और बहुत सारे बदलाव किए। उन बदलाव का हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कहानी बताता हूँ। लुईस 16वां। लुईस 16वां कौन था तो बता दें। लुईस 16वां जो है पूर्वी राजवंश के राजकुमार थे, जिनका जन्म 23 अगस्त 1754 में वेरासालियस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है 21 जनवरी 1793 पेरिस यानी फ्रांस में हुआ था। इनको राजद्रोह यानी कि देश द्रोह के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई थी और 21 जनवरी 1793 को इनको फांसी दे दिया गया था। अगर हम बात करते हैं 1774 में फ्रांस के राजगद्दी पर ये आसीन हुए थे। कब ये फ्रांस के राजगद्दी पर बैठे थे तो 1774 ईस्वी में। उनका विवाह जो है ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। किनसे हुआ था तो राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। अगर हम बात करते हैं, और ये मात्र 20 साल की उम्र में ही फ्रांस के राजगद्दी पर आसीन हुए। अब जब ये राजा बने तो वहां पे काफी ज्यादा जो है राजकोष खाली था, जिसकी वजह से अपने शान और शौकत को बनाए रखने के लिए ये महाशय जी जो है से अपने आसपास के पड़ोसी देशों से काफी ज्यादा जो है वो हम पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताए भी थे कि कर्ज ले लेते हैं। इतना कर्ज ले लेते हैं अपने शौकत को बनाने के लिए कि जनता के ऊपर ये दबाव देने लगते हैं और जनता से जो है टैक्स वसूल करने लगते हैं बहुत अधिक मात्रा में हर चीज में। अब आज हम लोग जानेंगे कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र कैसे आया। तो आपको बता दें कि 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली जो था वो संस्था था। किसका संस्था था? जो राजा के प्रति विद्रोह कर रहे थे, कि वो चाहते थे, जो लोग राजतंत्र को हटाना चाहते थे वही लोग थे नेशनल असेंबली में। और ये लोग विद्रोह कर रहे थे, तो ये विद्रोह करते करते ये कहां पे आ गए? लुईस 16वां के पास। लुईस 16वां के पास ये लोग जब आ गए, लुईस 16वां ने देखा कि अब भैया कोई उपाय नहीं है, अब हमें सत्ता सौंप देना चाहिए इनके हाथ में। और यही किया कि इन्होंने लुईस 16वां के हाथ में लुईस 16वां ने नेशनल असेंबली के हाथ में सत्ता सौंप दिया। नेशनल असेंबली जब सत्ता अपने हाथ में लेती है तो 4 अगस्त 1789 को समानता व्यवस्था खत्म कर देती है। ये व्यवस्था को वो खत्म, ये व्यवस्था क्या था सो आपको बता दें कि इस व्यवस्था में राज व्यवस्था को समानता व्यवस्था कह सकते हैं सिंपल भाषा में, कि एक राजा हुआ और उस राजा के नीचे अंडर काम करने वाले बहुत सारे मंत्री हुए, ठीक है, दास हुए। तो ये दास हुए, ये सारे व्यवस्था को खत्म कर दिया। कोई किसी के अंदर अब दास नहीं होगा, बल्कि 1791 को, कब? 1791 में संवैधानिक राजतंत्र का नींव पड़ गया। पहले तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो व्यवस्था ही खत्म कर दिया था कि अब कोई किसी का दास उस नहीं है भैया, सिंपल सा। अब यहाँ 1791 में नींव पड़ गया राजतंत्र का। यहाँ पे 3 तरह से अब राज्य को, सिंपल सा सम्राट के राज्य को विभाजित कर दिया गया। अब यहाँ पे सम्राट नहीं चलाएगा, बल्कि यहाँ 3 तरह से अब राज्य होगा। विधायिका होगा, कार्यपालिका होगा, न्यायपालिका होगा। इस टाइप में इसको विभाजित कर दिया। दूसरी बात, वहां पे संविधान जो नींव पड़ा तो उस संविधान में क्या था सो आपको बता दें। मतदान जो है आपका ना, वोट, ठीक है,
वोट केवल वहां पे पुरुष दे सकते थे उस समय। कब? जब ये संविधान पारित हो गया 1791 में, जब संविधान पारित हुआ तो उसमें पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। वो भी केवल 25 वर्ष जिनकी आयु है वही पुरुष वोट दे सकते थे। उसमें भी जो कम से कम 3 दिनों की मजदूरी के बराबर कर चुकाते होंगे उन्हीं का हक है वोट देने का। भैया सबकी नहीं, बड़े बड़े लोगों का ही ये मिला कि आप ही वोट दे सकते हो। छोटे लोग तो तब भी हो सही थे, अब भी हो सही है। हालात में सुधार हुई, मध्य लोग आए, लेकिन ये तो मध्य लोग भी अपने ही फायदे की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या हो रहा है कि वो तो दे सकते हैं। दूसरी बात, वहां पे एक नागरिक, आप बोल सकते हैं निष्क्रिय नागरिक आपसे क्वेश्चन पूछता है करके कि निष्क्रिय नागरिक, फ्रांस के निष्क्रिय नागरिक कौन थे? तो आपको बड़ा सिंपल में देना होगा उत्तर, महिलाओं एवं अन्य पुरुष। कैसी महिलाओं? जो महिलाओं जो वोट नहीं दे रही हैं, महिलाएं एवं अन्य पुरुष जो वोट नहीं डालते हैं, ये इन्हीं को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय नागरिक। ठीक है, निष्क्रिय नागरिक कहा जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में आपको बतला दूं कि वे सारे निष्क्रिय नागरिक के मतलब उसका कोई निष्कर्ष नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो अनवैल्यूबल पर्सन है। सिंपल भाषा में बात करते हैं, क्या है? अनवैल्यूबल, यानी कि सरकार के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं है, उसे ना वोट देने का अधिकार है, ना उनसे कुछ कहने का, या उनसे कुछ बोल सकते हैं ना कि किसी तरह, जब वोट देने का अधिकार नहीं तो क्या चीज का, सिंपल भाषा में भटकने क्या नहीं। आगे क्या बात करते हैं कि राजनीतिक प्रतीकों को मायने। अब क्या है कि जब वहां ऐसी व्यवस्था हो गया है तो कुछ प्रतीक होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए, जिससे आप अपने वोट मांग सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ ग्रुप की अगर हम बात करें, जैसे वहां के राजनीतिक जो चिन्ह थे वो क्या थे? पहला चिन्ह आपको मैं बता दूं, टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर जो था जिनकी चिन्ह, क्योंकि वहां के लोग उस काल, जिस समय की ये आजाद हुई, उस समय वहां के लोग जो थे भैया फ्रांस की, वो क्या थे? अधिकतर गरीब लोग अनपढ़ थे। अनपढ़ आदमी अब कैसे समझ सकता है पढ़ा लिखा अगर बात होती तो? इसीलिए वहां पे जो है फिगर के द्वारा उन्हें समझाया जाता था, चिन्ह के द्वारा, कि टूटी हुई जंजीर से क्या हुआ? आजादी के प्रति। जंजीर टूट गया यानी कि आप आजाद हो गए भैया, आप जा सकते हो, हमारी पार्टी को आप जिताओ, पक्का बोल रहे भैया आपको आजाद कर देंगे, अब जिता के तो देखो। ऐसा तो इंडिया में भी चलता है भैया कि भैया मेरे को वोट दे दो, इस बार पक्का आपका अस्पताल बना ही डालूंगा, स्कूल तो ऐसा टॉप कर दूंगा कि स्मार्ट बोर्ड लगा दूंगा स्कूल में। चलिए आगे बात करते हैं। छड़ों का गट्ठर। गट्ठर मतलब बना हो बहुत सारे छड़ का। इसका मतलब यह होता था कि आप एकता बनाए रखें। एकता, क्योंकि सिंगल व्यक्ति टूट सकता है लेकिन जब ग्रुप में है तो व्यक्ति कभी नहीं टूटता है। ये सिंगल मार्कर है ना, मैं अगर दम लगा दूं तो टूट जाएगा, लेकिन यही दोनों को लगाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत दम लगाने पे टूट जाए, लेकिन 3-4 रहेगा, जैसे ये रहेगा, ये अब ये तो तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। तो ये था आपका क्या चीज के प्रति? तो एकता के प्रति। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आंख। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखर रही है आंख, ठीक है? तो ये रोशनी बिखरती आंख क्या चीज का प्रतीक है? आपकी सूरज की किरणें, कि आप हमें जिताओ, मैं सभी की ज्ञान बुद्धि खोल दूंगा। कहने का मतलब शिक्षा व्यवस्था में मैं आपकी सुधार करूंगा, लोगों को सही राह दिखलाऊंगा, आप हमें एक बार सत्ता में लाके तो देखो। यही है राजदंड, शाही सत्ता। राजदंड जो प्रतीक था वो शाही राजघराने का प्रतीक था। अपनी पूछ मुंह में लिए सांप, ये समानता के प्रतीक था। यानी हमारे यहाँ सबको इक्वल भाव है। ये जो
कुछ है राजनीतिक चिन्ह जो था वो ये सारे 5 चिन्ह यहाँ पे दिए हुए हैं फिगर के साथ। ये चिन्ह सिंपल सी बात है कि अनपढ़ लोग थे उस समय के और उन्हें समझाने के लिए इन चिन्हों का यूज किया जाता था, बतलाया जाता था, ताकि चिन्ह से लोग समझ सके और आपके बारे में जान सके। ठीक है, तो ये टॉपिक्स था। हम लोग फिर नेक्स्ट से आपका आतंक राज, यानी कह सकते थे कि फ्रांस में, ये क्वेश्चन पहला आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस में आतंक का युग कितना से कितना ईस्वी को कहा जाता है। तो जिसका आप सटीक आंसर दे सकते हैं कि 1793 से लेके 1794, यानी पूरे 1 साल, जिसे आतंक का युग के नाम से जाना जाता था। आतंक का युग डेट्स मीन्स क्या होता है, आखिर आतंक का युग किसको कहते हैं। आतंक का युग के मतलब हुआ, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जहां पे जनता को बहुत ज्यादा सताया जा रहा हो और वहां का एम्पायर, यानी कि जो वहां पे शासन कर रहा हो, वो जनता के ऊपर केवल और केवल अत्याचार कर रहा हो। इतना अत्याचार कर रहा हो कि इस अत्याचार से वहां की जनता त्राही त्राही हो गया। उसी त्राही त्राही में जनता जहां त्राही त्राही मांग रहा हो, उस पूरे समय को आतंक का युग के नाम से जाना गया। जिस समय वहां पे कौन था, किसका राज्य था, तो बता दे रहे हैं आपको, रोबेस्पियर का राज्य चल रहा था, शासन चल रहा था आतंक के युग में। किसका? रोबेस्पियर का। ये व्यक्ति जो है से सभी तरह के लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब कि कह सकते हैं सभी तरह के लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा था। इसका काम क्या था ना, कि सभी लोगों को सबसे पहले तो ये किसान जब खेती करते थे तो किसान अन्न उगाएं, हम अन्न उगाएंगे और तुम मेरे अन्न का, यानी मेरे अनाज का तुम रेट तय करोगे, ये कहाँ का न्याय है, और आपको मजबूरन बेचना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो रोबेस्पियर के हित में बात करता था, और रोबेस्पियर उसके लिए उसको अपना दोस्त या हित मान के उसे कुछ नहीं करता था। लेकिन भैया जो रोबेस्पियर के विरोध में कार्य करता था, चाहे वो प्रथम स्टेट के लोग हो, द्वितीय स्टेट के लोग हो या तृतीय, तीनों में से किसी स्टेट के लोग हो, अगर रोबेस्पियर के विरोध में बात करेगा तो सबको अरेस्ट करा लिया जाता था। अरेस्ट कराने के बाद क्या करता था भैया, सबको अरेस्ट करा के और उसके ऊपर झूठी मुकदमा दायर करके अरेस्ट करवाता था, उसके ऊपर केस चलाता था और दोषी होने पे उसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। यानी कि कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से एकदम पूरा आतंक ही आतंक फैला दिया था मिस्टर रोबेस्पियर ने आपका कहां, फ्रांस में। और इस प्रकार रोबेस्पियर पूर्ण रूप से सबको बहुत ज्यादा तकलीफ दिया, जिसके कारण से उस रोबेस्पियर काल को जो है आतंक का युग या काल कहा जाता है। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन 2 खंभों वाली एक ऐसी यंत्र है, ये खंभा है, समझ गए ना, और इस खंभे में एक तेज धारादार आरी लगा हुआ है, और इस गिलोटिन में क्या किया जाता है कि लोगों की, ये गिलोटिन है, समझिए ना, और यहाँ पे आपका लगा हुआ तेज धार वाला तलवार, यहाँ पे आदमी को इस गिलोटिन में फंसा दिया जाता था और इसको इधर से घुमा दिया जाता था और आसानी से उसकी गर्दन अलग हो जाता था, एक उधर और एक इधर। एकदम बड़ा आसान मृत्यु दंड था। तो इसी मृत्यु दंड को गिलोटिन के नाम से जाना जाता था, उस यंत्र को। अंत में रोबेस्पियर को जो है
से वहाँ के शासन व्यवस्था में दोबारा रोबेस्पियर को वहाँ से हटा के और रोबेस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है। तब रोबेस्पियर का युग खत्म होता है और डायरेक्टरी शासित फ्रांस आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायरेक्टरी शासित फ्रांस में आपको बता दें मध्य वर्ग का शासन होता है। इसमें अधिकतर मध्य वर्ग का शासन होता है और डायरेक्टरी का शासन जो है ये मध्य वर्ग का शासन रहता है, जिसमें मध्य वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये भी शासन ज्यादा दिन नहीं चलता है। आपका 1794 रोबेस्पियर के शासन आतंक के युग को खत्म करने के बाद इनकी शासन आती है और इनकी शासन 1799 तक चलती है और 1799 में इनकी डायरेक्टरी शासन का अंत होता है। ठीक है, और बोल सकते हैं कि 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट यानी कि खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लेता है। और नेपोलियन की कहानी तो आपको पता ही होगा कि ये अपने आप को, ठीक है, पहले तो वहां फ्रांस का सम्राट घोषित हुआ और आसपास के लोगों से नीति करते हुए ये नेपोलियन जो है अपने राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया और बहुत यानी 1804 से लेके 1815 तक नेपोलियन ने फ्रांस में राज किया। वो 1815 में वाटरलू युद्ध में पराजित हुआ, उसके बाद नेपोलियन का हार हुआ। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी फ्रांस में कोई क्रांति हुई थी? तो हाँ, महिलाओं के लिए भी फ्रांस में क्रांति हुई थी। महिलाओं के लिए फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि वहाँ फ्रांस की महिलाएं अक्सर जो है से काम करती थी घरों में। कह सकते हैं कि घर में खाना पकाना या घरेलू काम के बाद हो गया सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये सारे काम मशीनों में चलाना। उसके बाद ये लोग जो है ना महिलाएं जो है आपका संगठन तैयार करने लगी। संगठन मतलब ग्रुप। जैसे आज भी इंडिया में बहुत सारे महिला समिति चलती है, वहां भी इसी टाइप के बहुत सारे क्लब्स स्टार्ट हुए और इस क्लब्स में महिलाओं ने भी अपने हक के लिए आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। बाद में ये क्लब को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बोलता है कि उसके बाद महिलाओं की क्रांति हुई, उसमें बहुत सारे, और महिलाओं की क्रांति के बाद एक दास प्रथा जो कि 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये रहा। और इस दास प्रथा में क्या हुआ सो मैं आपको बताता हूँ। आगे सबसे पहले समझते हैं कि दास प्रथा क्या है। दास प्रथा एक ऐसी प्रथा था जिसमें दूसरे देश से लोगों को खरीद लिया जाता था और खरीद के उसे बेच दिया जाता था फ्रांस में बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास, बड़े बड़े कारखानों में, और वहां उनके हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती थी ताकि वो केवल उन्हें खाना दिया जाता था और उनसे वर्क कराया जाता था। ऐसी गुलामी को दास प्रथा कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद 1794 में दास प्रथा खत्म कर दिया गया था। 1794 में जब मध्य वर्ग का शासन आया तो उन्होंने दास प्रथा को खत्म कर दिया, पूर्ण रूप से उसको हटा दिया। ठीक है, और ये शासन जो है महिलाओं की क्रांति जो हुई उसमें महिलाओं को भी बहुत ज्यादा उन्हें भी कह सकते हैं कि भागीदारी दिया। उनकी पढ़ाई से लेके उनकी वर्क से लेके हर कुछ में शिक्षा का प्रावधान रहा। तो दास प्रथा यानी कि आपको मुक्त कर दिया जाता है। तो 19 में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया था, लेकिन ये ज्यादा दिन तक ठीक ठाक नहीं रहा, क्योंकि 1804 में जब नेपोलियन का राज्य आया तो नेपोलियन ने फिर से यही धंधा स्टार्ट किया और दास प्रथा को लागू कर दिया। दास प्रथा लागू हो गया आपका कब? 1804 में। और जब तक नेपोलियन रहा या और भी 7 लोग रहे राज किए, तब तक दास प्रथा चलता रहा। और कह सकते हैं 1848 में पूर्ण रूप से दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। 1804 में पूर्ण रूप से दास प्रथा
खत्म हो गया, ये कहानी। फिर बोला जाता है कि बात करें 1789 के बाद फ्रांस में बहुत अच्छा माहौल आया। वहाँ के सरकार ने जो है पुरुषों और महिलाओं और बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कानून लाए, समानता का अधिकार लाए, महिलाओं को भी अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त हुए। पुरुषों को तो अधिकार था ही, बच्चों के लिए जो है अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू किया गया और इसके बाद वहाँ पे पूर्ण रूप से एक अच्छा कह सकते हैं कि शासन पद्धति चल रहा। ठीक है, यानी कि हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि भारत के जैसा, भारत में 1947 में भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद भारत को जो है से यहाँ के लोगों के लिए नियम बना, कानून बना, संविधान बना, जिसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। यहाँ भी 1789 के बाद सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सभी को समानता का अधिकार दिया गया वहाँ के नागरिकों को। तो ये छोटा सा और संक्षिप्त में आपका फ्रांस की क्रांति की कहानी थी। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ये आपका फ्रांस की क्रांति का संपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूर्णतः और अच्छे से आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए मैं चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।